क्या हो अगर एक मंकी किंग अपनी किडनैप्ड क्वीन की सर्च में अपनी सेना को ऐसे रीजन्स का जिक्र करे जो एंडीज से एल्प्स तक, आर्टिक से एंटार्क्टिका तक फैले हुए हों, उस टाइम जब ना मॉडर्न मैप्स थे और ना सैटेलाइट्स। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये है सुग्रीव का एटलस, रामायण का वो एंशिएंट चैप्टर जो शायद लॉस्ट वर्ल्ड का रियल ज्योग्राफी अपने अंदर समेट कर रखता है। चलिए शुरुआत करते हैं एक बेसिक सवाल से। ये कहानी आखिर हुई कब? ज्यादातर हिस्टोरियंस रामायण को लगभग 500 बीसी का मानते हैं, लेकिन नीलेश इस असम्पशन को सीधे चैलेंज करते हैं। संस्कृत श्लोकों में दिए गए 600 से ज्यादा एस्ट्रोनॉमिकल रेफरेंसेस का एनालिसिस करके उन्होंने राम रावण युद्ध की डेट 12209 बीसी निकाली, मतलब 14000 साल पहले, पिरामिड से पहले, स्टोनहेंज से पहले और रिकॉर्डेड हिस्ट्री से भी पहले। मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी सॉफ्टवेयर का यूज करके ओक ने उस समय का स्काई चार्ट दोबारा रिक्रिएट किया। सोल्स्टिसेस, प्लैनेटरी अलाइनमेंट्स, लूनर फेजेस, सब कुछ टेक्स्ट में दिए गए डिस्क्रिप्शन से परफेक्टली मैच करता है। एग्जाम्पल के लिए रामायण कहती है कि विंटर सोल्स्टिस पुष्य नक्षत्र में हुआ था, आज वो मूल नक्षत्र में होता है। ये शिफ्ट होता है एक स्लो एक्सियल वॉबल की वजह से, जिसे कहते हैं प्रिसेशन ऑफ द इक्विनॉक्सेस, एक एस्ट्रोनॉमिकल फिंगरप्रिंट जो इस कहानी को डायरेक्टली लेट आइस एज में प्लेस करता है। और ये डेटिंग गेसवर्क नहीं है, ये मेजरेबल है, साइंटिफिक है और वेरीफाई किया जा सकता है। लेकिन जैसे ही आप इस एज को एक्सेप्ट करते हो, एक और भी ज्यादा हैरान कर देने वाला सवाल सामने आता है। 14000 साल पहले अर्थ दिखती कैसी थी? उस वक्त ग्लोबल सी लेवल्स लगभग 400 फीट नीचे थे, कोस्टलाइंस बहुत दूर तक फैली हुई थी, आइलैंड्स बड़े थे और पूरे के पूरे लैंड ब्रिजेस अलग अलग कॉन्टिनेंट्स को जोड़ते थे। नॉर्दर्न यूरोप, कनाडा और साइबेरिया मोटी आइस शीट्स के नीचे दबे हुए थे। क्लाइमेट बहुत ही ब्रूटल था। आज के टाइम की बहुत सी हैबिटेबल जगह उस वक्त बिल्कुल अनइनहैबिटेबल थी। और इसी बैकड्रॉप के बीच सुग्रीव अपनी 4 सर्च पार्टीज भेजते हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, हर एक को एग्जैक्ट इंस्ट्रक्शंस के साथ और ऐसे डिस्क्रिप्शंस जो आज भी सुनने में अनकैनी लगते हैं। सुग्रीव की पहली टीम साउथ ईस्ट एशिया और इंडोनेशिया क्रॉस करते हुए पैसिफिक ओशन के डीप और मिस्टीरियस रीजन्स तक पहुंचती है। वहां के लोगों के डिस्क्रिप्शंस काफी अनयूजुअल लगते हैं, कहीं लंबे कान और मोटे होंठ वाले लोग, कहीं रॉ फिश खाने वाले कम्युनिटीज। ये सब सुनने में मिथिकल लगता है, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि आज भी पापुआ न्यू गिनी, अफ्रीका और अमेज़न की ट्राइब्स बॉडी मॉडिफिकेशन प्रैक्टिसेस फॉलो करती हैं, जैसे लिप प्लेट्स लगाना, ईयर स्ट्रेचिंग करना और ऐसे कस्टम्स जो पहली नजर में ऑलमोस्ट अदरवर्ल्डली लगते हैं। ये सिमिलैरिटी सजेस्ट करती है कि एंशिएंट ट्रैवलर्स सचमुच इन अनोखी संस्कृतियों से मिले होंगे। सुग्रीव गोल्डन और सिल्वर रिच आइलैंड्स का भी जिक्र करते हैं, सुवर्ण द्वीप और रूपिया द्वीप। हो सकता है ये रेफरेंसेस इंडोनेशिया के मिनरल रिच जोन्स की ओर हों, जहां आज भी सोना और चांदी अबंडेंटली पाया जाता है। लेकिन दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी है कि यह संकेत साउथ अमेरिका के एंडीज रीजन की ओर इशारा करते हैं, जहां इनका सिविलाइजेशन अपने गोल्ड और सिल्वर के लिए वर्ल्ड फेमस रही है। सबसे फैसिनेटिंग रेफरेंस पेरू के एक मिस्टीरियस लैंडमार्क से जुड़ा है, कैंडेलाब्रा ऑफ द एंडीज। ये 600 फुट लंबा जियोग्लिफ है जो हिल साइड पर उकेरा गया है और 12 माइल्स दूर से भी क्लियरली दिखाई देता है। मॉडर्न आर्कियोलॉजिस्ट इसे नेविगेशनल मार्कर या रिलीजियस सिंबल मानते हैं, लेकिन सुग्रीव इसे एक गोल्डन ट्राइडेंट कहते हैं, ईस्ट डायरेक्शन की बाउंड्री मार्क करने वाला सीक्रेट साइन। यह न केवल उनकी यात्राओं की वास्टनेस को दिखाता है, बल्कि ये भी हिंट करता है कि उस समय दुनिया के दूरस्थ महाद्वीपों की जानकारी किसी न किसी रूप में मौजूद थी। सुग्रीव अपनी सेना को चेतावनी देते हैं, साउथ डायरेक्शन में ज्यादा दूर मत जाना, वहां एक लैंड है, कोल्ड, डार्क और लाइफलेस, उसे वो यामापुरी कहते हैं। आज हम इसे एंटार्क्टिका बोलते हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि एंशिएंट मैप्स जैसे पिरीरीस और ओरोंटिउस फिनीस के चार्ट्स एंटार्क्टिका को शो करते हैं, वो भी आइस फ्री रिवर्स के साथ। सदियों पहले उसके ऑफिशियली डिस्कवर होने से मॉडर्न सैटेलाइट स्कैन्स कंफर्म करते हैं कि एंटार्क्टिका एक टाइम पर फ्लोइंग रिवर्स और ग्रीनलैंड था। सुग्रीव जानते थे और उन्होंने अपनी सेना को वहां जाने से मना किया। वेस्ट की टीम राजस्थान, अफगानिस्तान और ईरान क्रॉस करती है। वो सुलेमन माउंटेन्स और टॉरस रेंज का जिक्र करते हैं। एक सिटी का भी मेंशन आता है, प्राग ज्योतिषपुर, जो शायद एंशिएंट बगदाद हो सकता है। आगे जाकर वो पहुंचते हैं एक माउंटेन ऑफ सनसेट पर, जिसे ओक एल्प से कनेक्ट करते हैं। वहां सुग्रीव एक और स्ट्रेंज मॉन्यूमेंट डिस्क्राइब करते हैं, गोल्डन 10 हेडेड पाम लाइक स्ट्रक्चर एक माउंटेन के टॉप पर, जैसे पेरू का ट्राइडेंट। ये भी एक मार्कर था, इस बार वेस्ट डायरेक्शन की बाउंड्री के लिए। नॉर्थ की जर्नी हिमालय से शुरू होती है और तिब्बत, किर्गिस्तान के रास्ते आगे बढ़ती है। सुग्रीव माउंट कैलाश और लेक मानस रोवर का विविड डिस्क्रिप्शन देते हैं। फिर वो अंगारा रिवर का जिक्र करते हैं जो लेक बाइकाल से निकलकर आर्टिक ओशन में जाती है। और फिर वो एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी सीन डिस्क्राइब करते हैं, एक स्काई जो बिना सन और मून के भी ग्लो करता है। ये है ऑरोरा बोरियालिस, नॉर्दर्न लाइट्स। सुग्रीव कहते हैं कि सन का बिहेवियर यहाँ एबनॉर्मल है, वो नॉर्मली राइज और सेट नहीं होता।
और एक लाइन के बाद लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती। जब इस डिस्क्रिप्शन को आइस एज ग्लेशिएशन मैप्स पर ओवरले करते हैं तो वो लाइन बिल्कुल मैच करती है सदर्न बाउंड्री ऑफ पोलर आइस शीट्स के साथ। जब राम पूछते हैं कि तुम्हें ये सब कैसे पता, तो सुग्रीव जवाब देते हैं, मैं वहां गया हूं, मैंने खुद देखा है। वो अर्थ को एक मंडल, एक सर्कल बताते हैं, टॉलेमी से पहले, कोलंबस से पहले। तो असली सवाल ये है, कैसे एक वानर कमांडर इतना एक्यूरेट ग्लोबल ज्योग्राफी डिस्क्राइब कर सकता था? क्या हमने मैप्स को मेटाफोर समझ लिया, या फिर ये एक एंशिएंट ग्लोबल सिविलाइजेशन की बची कुची मेमोरी थी जो स्टोरीज और पोएम्स में एनकोड करके प्रिजर्व की गई?